ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅੱਜ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਣ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ मैं गलबात कराना वा। हाँ जी प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप बिहार से आए हो जी? जी। क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको खेती की वहाँ? पूरे देश में, केवल बिहार का नहीं, पूरे देश की खेती की असली समस्या है कि किसान जो चीज़ें पैदा करता है उसके दाम तय करने का कोई तरीका अभी तक जो किसानों को 2 पैसा दे ऐसा तरीका इस्तेमाल में नहीं है। ठीक है जी। और इसीलिए हाँ जी, ये जो हमारा आंदोलन चल रहा है, हाँ जी, इसके बारे में मैं कहता हूँ कि ये आंदोलन अनोखा आंदोलन है। ठीक है। इसलिए कि इस आंदोलन की अपनी कोई मांग नहीं है, ठीक है जी, बल्कि जिन चीज़ों को इन्होंने कहा था कि हम देंगे, हाँ जी, जो इन्होंने कहा था करने को, वो लिख करके भी दिया था 9 दिसंबर 2021 को। हाँ जी, हम केवल उनको याद दिलाने के लिए दिल्ली जाना चाहते थे कि भाई आपने जो कहा सो किया नहीं, जो देने के लिए कहा था दिया नहीं। ठीक है। और उसकी मांग भी क्या है? उसकी जो प्रमुख मांग है वह मांग है कि हमारी सभी फसलों का C2 प्लस 50% के हिसाब से MSP तय किया जाए और जितनी फसल किसान बेचना चाहे उसके खरीद की गारंटी का कानून बनाओ। ओके। और यही समस्या है, और अगर ये हो जाता है हाँ जी, तो पूरे बिहार सहित हाँ जी, पूरे देश के किसानों को इसका लाभ मिलेगा। और इसमें जब ये बात आती है कि MSP C2 प्लस 50% देने से किसानों को लाभ होगा तो मजदूरों को नहीं होगा, मजदूरों को नुकसान होगा। ठीक है। ये गल जो है पूरी तरह गलत है। क्यों गलत है? 2 बातें हैं। एक तो कि खेत के जो मजदूर हैं उनकी मजदूरी भी हम लोग फसल के रूप में देते हैं। ठीक है जी। तो जो मजदूर फसल के रूप में मजदूरी पाते हैं, जैसे ही कनक का, जीरी का, धान का, गेहूं का दाम बढ़ेगा, सही दाम मिलेगा, तो उसकी मजदूरी स्वतः बढ़ जाएगी। और जहां पर में फसल के रूप में मजदूरी नहीं है, सरकार एक सीधा सा फार्मूला तय कर दे कि 1 दिन की दिहाड़ी कनक इतने किलो कनक के दाम के बराबर होगा। स्वतः जो है जब भी कनक का दाम बढ़ेगा उनकी मजदूरी बढ़ जाएगी, उनको कोई परेशानी नहीं आएगी। और साथ साथ इसमें एक बात जोड़ना जरूरी है कि जो खाने पीने वाले लोग हैं उनको भी MSP तय हो जाने से उनको फायदा मिलेगा। उसके 2 कारण। पहला कारण तो ये कि जिन चीज़ों को MSP पर खरीदी जाती है उन चीज़ों का दाम बेतहाशा कभी नहीं बढ़ता है। और दूसरी एक बात यह है कि 2 रुपये किलो का किसान से खरीद के टमाटर जब 150 रुपये बिकता है तो इसका कोई सिर पैर होता नहीं है। और जैसे ही ये तय हो जाएगा कि टमाटर का इतना दाम होगा तो जो खाने वाले लोग हैं उनको भी पता होगा कि किसान से इतना पर खरीदा जाता है 2 रुपये पर, तो ये 100 रुपये क्यों बिक रहा है। इसलिए इसका फ़ायदा खाने पीने वाले लोगों को भी मिलेगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं उनसे मेरा कहना है कि उनकी तनख्वाह भी कनक के हिसाब से ही तय किया जाए कि इतना क्विंटल कनक के बराबर इनकी तनख्वाह रहेगी, तो उनको कोई महंगाई वगैरह कोई हिसाब करता नहीं। आयोग में वेतन बढ़ता है जिससे महज 4 से 5% लोगों को फायदा होता है। तो उसके बारे में कहा जाता है कि जब इनकी तनख्वाह बढ़ेगी तो बाजार में तेजी आएगी, GDP बढ़ेगा। और जब 90% जिस काम को करने से 90% लोगों की आमदनी बढ़ेगी और तब फिर बाजार की तेजी का सवाल। तो ये जो है न केवल नस्ल और फसल बचाने का ये आंदोलन है, बल्कि ये पूरे देश को खुशहाल बनाने का आंदोलन है। ये पूरे देश का आंदोलन है। तो प्रधान जी, ये लोग समझते क्यों नहीं? हमारे इतने इतने विद्वान लोग बैठे हैं, ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? जो बड़े बड़े लोग इनमें सर्च कर रहे हैं खेती बाड़ी पे, वो डिबेटों पे हमारे किसानों के साथ उलझ रहे हैं जी। महंगाई बहुत हो जाएगी, MSP दे दी धान पे, मक्का पे। उसकी वजह ये है कि 2 तरह के विद्वान हैं। हाँ जी। एक विद्वान है
जिनका काम ही है किसानों के खिलाफ बोलना। ओके। और उसकी वजह है, हाँ जी। उसकी वजह यह है कि मान लो थोड़ी देर के लिए कोई अर्थशास्त्री कहता है हाँ जी। कि अगर एमएसपी पर कानून बना, C2 पर 50% जोड़ करके अगर एमएसपी तय हुआ तो देश का बजट उल्टा पुल्टा हो जाएगा। मैं सबसे पहले उनसे सवाल पूछता हूं कि आप अर्थशास्त्री हैं, आपको 1.5 लाख का तनख्वाह क्यों मिलना चाहिए, किस बात का मिलना चाहिए? उनके पास कोई जवाब नहीं है, सिवाय इसके कि सरकार ने नियम बनाया है उसके हिसाब से हमको मिलता है। तो तुमको जब मिलता है तो हमारे लिए भी नियम बनाए, तो इसमें आपको तकलीफ क्या है? इसके साथ साथ जो दूसरी बात है वो बात यह है कि जो विद्वान ये तर्क देते हैं ये वो विद्वान हैं जिन्होंने जीरी का खेत नहीं देखा, कनक का खेत नहीं देखा, एसी कमरे में बैठे हैं, एसी कमरे में बैठ करके ये गलबात करते हैं। दूसरी बात क्या है कि जितनी भी संस्थाएं हैं जानकारी देने वाली, अब फर्ज करो कि जानकारी देने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं। जानकारी देने वाली संस्था राजनीतिक दल है। तो राजनीतिक दल इस जमात के साथ ठगी का, फरेब का काम करता है और इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि ये सही चीज़ जाने। ये एक बात हो गई। उसके बाद जो दूसरी संस्था है वो है कैमरा और कलम, जिसको आप मीडिया कह सकते हैं। तो मीडिया को सच बताना था कि सरकार जो बोल रही है वो झूठ है, सच ये है, ये किया जाना चाहिए। तो मीडिया कलम और कैमरे पर सरकार का इतना ज़बरदस्त पहरा है कि वो बेचारे कुछ बोल नहीं सकते डर से। और बात इसके बाद कुछ संस्थाएं हैं, जैसे मान लीजिए कि चुनाव आयोग है, जैसे मान लीजिए आपकी दूसरी जो संस्थाएं हैं सरकारी संस्थाएं, उन संस्थाओं को इसमें जो पहल करना चाहिए। तो वो सरकारी संस्थाएं तो वो एक आदमी के आदेश का इंतज़ार करता है कि भाई वो कहेंगे वही बात कहेंगे। इसके बाद एक और जमात जो आती है वो ये है कि जो लोग किसान संगठन चलाते हैं, बहुत तेरे ऐसे किसान संगठन चलाने वाले लोग हैं जो भी एसी में और शहर में बैठ करके किसान संगठन चलाना चाहते हैं। और इस बार तो पूरी तरह से साफ हो चुकी कि जो लोग किसान संगठन, किसान की जत्थेबंदी चलाने का दावा करते हैं, मजदूर की जत्थेबंदी चलाने का दावा करते हैं, लेकिन जो इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को दूर से देख रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें हम साफ करना चाहते हैं कि ये जो अराजनैतिक मोर्चा है और उसके साथ में किसान मजदूर मोर्चा है, इन दोनों मोर्चे का जो ये आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन ने जगह मांगी थी रामलीला मैदान। 13 फरवरी के लिए हमको नहीं दिया गया। लेकिन 14 मार्च को कुछ लोग रामलीला मैदान गए, उनको मिला। यह इस बात को साबित कर दिया कि कौन लोग किसान के साथ खड़े हैं और मजदूर के साथ खड़े हैं। तो हमारे पास एक ही रास्ता है और वो रास्ता ये है कि हम अपनी जत्थेबंदी को, हम अपनी जमात को इतना मजबूत करें कि जितने सारे लोग किसानों के दुश्मन हैं, मजदूरों के दुश्मन हैं, पिंडवासियों के दुश्मन हैं, उन सारे के सारे लोगों को हम मजबूर कर सकें कि हमारे जो सवाल है उसका जवाब दो, हमारे सवाल को हल करो। हम आगे ये नहीं देखेंगे कि किस पार्टी की सरकार है, काले की सरकार है, गोरे की सरकार है, न लंबे की है, नाटे की है, मोटे की है। सरकार में जो कोई भी रहे उसे किसान की जत्थेबंदी का सवाल सुनना होगा और हल करना होगा। यही एकमात्र रास्ता हमारे पास। अच्छा भाई साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो 14 मार्च को गए थे उनके आगे 23 शर्तें रख दी थी सरकार ने, ठीक है। मोटी मोटी मैं बताता हूँ, जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं लेके जाना, ठीक है, स्टेज पे ज़्यादा गर्म नहीं बोलना, तो लंगर नहीं वहाँ लगाना, 3 घंटे से ऊपर आप रह नहीं सकते। ये सारी बातों की तय होकर फिर उदाना की सेंटर सरकार ने उनको इजाज़त दी और 3 घंटे के अंदर अंदर वो आगे। क्या हासिल हुआ किसानों को जहाँ ये 3 घंटे की जो उनकी पंचायत थी? वो तो किसानों को कुछ दिलाने के लिए गए ही नहीं थे। अच्छा, उनको क्या क्या हासिल हुआ, किनको कितना पैसा मिला, ये तो ज्यादा बढ़िया वही बताएंगे। लेकिन एक बात तो बहुत साफ है कि जिन शर्तों पर वो गए उन शर्तों का भी पालन नहीं हुआ। ना 3 घंटा में रैली खत्म हुई,
ना जो है भीड़ जो उनको 5,000 लोगों को था, तो 5,000 लोग किसकी सीमा में हैं। बात बहुत सिंपल है, वो ये है, एक बहुत पुराना जुमला है कि जो बात कहो तो वही बात करेंगे, और बीकर को अगर जार कहो तो जार कहेंगे। तो उन लोगों ने तो ये तय होकर के हुआ यही बात करनी है। और चूंकि मोरसैया भया कोतवाल, तो अब डर काहे का। मैंने अभी आपसे बातचीत में वीडियो से पहले कह रहा था कि सवाल यहाँ पर में है कि अगर आप निहत्थे हो, अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हो, तब भी राय आपके ऊपर में आरोप लगाएगा कि हमको ये जान मारने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे हुआ, ऐसे ही हुआ। हाँ,